अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फोकस और मैं हूं परवेज़ शाह महमूद। नाज़रीन, रोज़मर्रा की तरह प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार का जो है रुझान उतार चढ़ाव का शिकार रहा। ब्रोकर्स का एतमाद बहाल तो है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पे, लेकिन इसके बावजूद आज कारोबारी हफ्ते का दूसरा रोज़ है। सरमायाकार महदूद 100 इंडेक्स 46,000 की हद पर आज ट्रेड किया 100 इंडेक्स ने। इसके अलावा अगर फॉरेक्स मार्केट के हवाले से बात करें तो एशियाई करेंसी में रुपया सबसे ज़्यादा नीचे आ चुका है और डॉलर के मुकाबले में हम लोग ये बात कर रहे हैं। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की लंबी छलांग, डॉलर दिन ब दिन मुसलसल बढ़ता जा रहा है। गवर्नमेंट की जानिब से डॉलर को कंट्रोल करने के दावे धरे के धरे रह गए। डॉलर अभी तक कंट्रोल नहीं किया जा सका। डॉलर की कदर में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। आज भी इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। नाज़रीन, इंटरबैंक और स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से तो बात की, लेकिन महंगाई के हवाले से अगर बात करें तो महंगाई दिन ब दिन तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचती जा रही है। महंगाई की वजह से हर एक पाकिस्तान में शहरी परेशान हो चुका है। बारहा हुकूमत से ये मुतालबात किए जा रहे हैं कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरनोश नायाब है और दस्तियाब नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट की जानिब से यही कहा जा रहा है कि वक्त आने पर महंगाई कंट्रोल कर ली जाएगी। वो वक्त कब आएगा? बहुत ज़्यादा इंतज़ार है लोगों को इस चीज़ का, क्योंकि 2 वक्त का खाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। आगे बढ़े और आपको मैं ये बताऊं कि जहाँ एक जानिब रोज़मर्रा की अशिया बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है, महंगाई बहुत ज़्यादा जो है आसमान पे पहुँच चुकी है, वहीं महंगाई की वजह से सनतों का पहिया बिल्कुल मुंजमद होकर रह गया है। सनतें चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुकी हैं। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने भी गुज़िश्ता रोज़ ये मुतालबात किए थे कि हमारे मार्जिन में इजाफा किया जाए। महंगाई ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, लेकिन पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स को इसका कोई फ़ायदा नहीं है, उनको कोई मार्जिन नहीं दिया जा रहा था। फिर वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक ने उनसे मुलाकात की, उनके मुतालबात माने, लेकिन किस हद तक माने ये हम लोग आज प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। इस हवाले से मुतालबात तो माने हैं, मुज़ाकरात भी हो चुके हैं, लेकिन फ़िलहाल ये तय नहीं हुआ कि कितना ज़्यादा कीमत बढ़ाई जाएगी। एक साथ कीमत बढ़ाने पे इत्तफाक नहीं हो सका और मार्जिन पे पेट्रोलियम डीलर्स नाखुश नज़र आते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, ये तमाम तर ऐसे टॉपिक्स हैं जो आज प्रोग्राम में हम लोग शामिल करेंगे। पेट्रोलियम डीलर्स के हवाले से नाखुशी का इजहार किया गया है और इसी हवाले से चेयरमैन पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन अब्दुल समीर खान ने भी अपने खदशात का इजहार किया है। उनकी जानिब से क्या कहा गया, आइए आपको सुनवाते हैं। किस्तों में 41% हमें मिलेगा और मुतमईन तो नहीं है, मगर हम मुहर्रम और स्ट्राइक से बचने के लिए हमने ये एग्रीमेंट कर लिया है और इसमें दस्तखत जो है चेयरमैन ओगरा और टीजी ऑयल और मेरे साइन है, जिस पर इंशाअल्लाह अमल हो। तो जी, अब्दुल समीर खान का क्या कहना था, ये आपने अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर मुलाहिज़ा किया। नाज़रीन, हर एक तबका ही महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। तामीराती सनत के हवाले से अगर बात करें तो तामीराती सनत का पहिया अलग मुंजमद है। मुतालबात किए जा रहे हैं बारहा हर एक की जानिब से हुकूमत से कि जी महंगाई कम की जा सके। बिल्डर्स प्रोजेक्ट बंद करने पर मजबूर हैं, आवाम के अरबों रुपए दाव पर लग चुके हैं। इसके अलावा कल वज़ीर आज़म, ज़राए के मुताबिक कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कराची आएंगे, उनका आना होगा और ज़राए का ये भी बताना है कि वो KCCI एक्सपोर्ट अवार्ड की तकरीब में भी कल शिरकत करने वाले हैं। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कल कराची की बिज़नेस कम्युनिटी की अहम मुलाकात भी मुतवक्की है। इस मुलाकात में वज़ीर आज़म की जानिब से क्या यकीन दहानी कराई जाती है, क्या मुतालबात माने जाते हैं और क्या मुलाकात में क्या फ़ाइनल गुफ्तगू होगी, ये तो कल ही पता चलेगा। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं नुमाइंदा खुसूसी हमजा गिलानी। अस्सलाम वालेकुम हमजा। वालेकुम सलाम। हमजा, सबसे पहले आपसे मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से बात करना चाहूँगी। आज कारोबार में उतार चढ़ाव का सिलसिला देखा गया, आज क्या सूरत हाल रही? देखें, जब मार्केट का आगाज़ हुआ तो हमने देखा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जो आगाज़ है वो ग्रीन जोन से हुआ, फिर करेक्शन आई, प्रॉफिट टेकिंग भी देखी गई। 100 इंडेक्स से थोड़े टाइम के लिए माइनस भी गया, लेकिन ओवरऑल पोजीशन अगर बात की जाए तो सेंटिमेंट्स आज काफ़ी हाई रहे स्टॉक ब्रोकर्स के और मार्केट का इख्तिताम भी ग्रीन जोन से हुआ। 46,400 की नफसातियत पे 100 इंडेक्स ट्रेड हुआ। 15 माह के बाद हमने देखा कि एशिया ट्रेंड इंडेक्स ने 40,400 की नफसाती हद अबूर की, 400 पॉइंट्स प्लस भी गया 100 इंडेक्स। मार्केट का अख्तिताम तकरीबन 362 पॉइंट्स के साथ हुआ। सेंटिमेंट्स आज काफ़ी हाई देखे गए, जिसकी बुनियादी वजह ये थी कि कल आर्मी चीफ ने जो एक बयान दिया है कि हम ज़रूरी तरक्की
करेंगे और हमें कोई बीट नहीं कर सकता, हम अपने तमाम अहदाफ हासिल करेंगे और पाकिस्तान ज़रूर तरक्की करेगा। ये जो बयान है ये बहुत बड़ा बयान था और इस बयान को लेकर आज स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग बिल्कुल पॉजिटिव वे में हुई। उसके बाद फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी जिस तरीके से आईटी के हवाले से ऐलानात कर रहे हैं, आईटी एक्सपोर्ट को बढ़ाने के हवाले से, उसके अलावा जो बैरूनी सरमाकारी के हवाले से हुकूमत कोशिश कर रही है, तो ये तमाम अवामिल हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज प्लस हुई और इख्तिताम भी ग्रीन जोन के साथ हुआ। लेकिन अगर मैं दूसरी जानिब बात करूँ कि करेक्शन क्यों देखी गई आज ट्रेडिंग के दौरान, तो उसकी बुनियादी वजह इंटरेस्ट रेट है। मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगी कमेटी स्टेट बैंक की और उसमें इंटरेस्ट रेट या तो बरकरार रखा जाएगा और ये तवक्को जाहिर की जा रही है कि 50 बेसिस पॉइंट का इजाफा मुतवक्का है, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट को लेकर सरमायाकार काफ़ी महदूद भी हुए। लेकिन ऑयल एंड गैस सेक्टर के शेयर्स में खरीदो फरोख्त का सिलसिला देखा गया, आईटी सेक्टर के शेयर्स में खरीदो फरोख्त का सिलसिला देखा गया। ओवरऑल वॉल्यूम 31 मिलियन का रहा है, सेंटिमेंट्स हाई रहा है, आईपीओज आने की तवक्को है, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट के अंदर एक पॉजिटिविटी देखी जा रही है कि बहुत अरसे से हम देख रहे थे कि आईपीओ सीज हैं। तो एक ग्रुप है जो अपने शेयर्स मार्केट में लिस्टेड करने वाला है और उससे मार्केट के अंदर एक अच्छी फिजा पैदा हुई है। तो ओवरऑल कराची स्टॉक मार्केट इस वक्त ग्रीन जोन में ट्रेड हुई और मार्केट का अख्तिताम भी पॉजिटिव स्केल के साथ हुआ। ठीक है, मार्केट का अख्तिताम भी पॉजिटिव स्केल के साथ हुआ। अगर करेंसी मार्केट के हवाले से बात करें तो हमजा रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी करेंसी, पाकिस्तानी रुपया जो है वो एशियाई करेंसी में सबसे पीछे आ चुका है डॉलर के मुकाबले में। इस हवाले से क्या अपडेट है आपके पास और आज की तारीख में डॉलर कितना महंगा हुआ? देखिए, अगर मैं आज की बात करूँ तो इंटर बैंक के अंदर तकरीबन 2 रुपये 8 पैसे का इजाफा हुआ है और इंटर बैंक में डॉलर जो है वो 290 रुपये पर ट्रेड हुआ। तो ये अच्छा साइन नहीं है। जाहिर सी बात है रुपया हमारा डेप्रिशिएट हो रहा है, अमरीकी डॉलर हमारा अप्रिशिएट हो रहा है दिन ब दिन, जिसकी बुनियादी वजह इंपोर्ट बिल की अदायगियाँ हैं। और जाहिर सी बात है जब हमारा रुपया डिवैल्यू होगा तो दीगर करेंसीज जो हैं डॉलर के अलावा यूरो, रियाल, दिरहम वो भी महंगी होंगी। और इसी की वजह से ओपन मार्केट में अगर मैं बात करूं तो ओपन मार्केट में डॉलर 292 रुपये से बढ़कर 295 रुपये पर ट्रेड हुआ, 3 रुपये का इसमें इजाफा देखा गया। लेकिन 295 रुपये पर भी इंपोर्टर को डॉलर अवेलेबल नहीं है। कल भी कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने एक एलामिया जारी किया और उसमें शिकायत की कि कमर्शियल बैंक एलसीज नहीं खोल रहे और वो ये कहते हैं कि डॉलर हमारे पास मौजूद नहीं है। हत्ता कि स्टेट बैंक ने IMF के कहने पर सर्कुलर का इजरा किया है माजी में और कहा है कि इम्पोर्ट के हवाले से तमाम कमर्शियल बैंक्स एलसीज को खोलें। लेकिन उसके बावजूद भी अगर एलसीज नहीं खुल रही तो इससे काफ़ी तशवीश का इजहार किया कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने अपने एलामिये में, और जिसकी बुनियादी वजह डॉलर का ना होना है। ऑब्वियसली डॉलर का रेट आप कितना भी कंट्रोल कर लें, जब डॉलर की लिक्विडिटी मार्केट में नहीं होगी तो डॉलर का रेट ऊपर ही जाएगा। तकरीबन 7,000 से ज़्यादा कंटेनर्स पोर्ट पर मौजूद हैं, उनकी एलसीज को क्लियर करना है, ये बहुत बड़ा प्रेशर है। उसके अलावा हमने बैरूनी अदायगियाँ तकरीबन 2.5 अरब डॉलर की इस महीने करनी है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो रुपए के ऊपर दबाव बरकरार रखा हुआ है और इसी वजह से एशियाई खित्ते की अगर मैं बात करूं तो भारतीय करेंसी हमारे रुपए के मुकाबले में बहुत आगे है। बांग्लादेश का टका हमारे रुपए के मुकाबले में बहुत आगे है। इसके अलावा अगर मैं वियतनाम की बात करूं, मलेशिया की बात करूं, तो ओवरऑल सभी करेंसीज जो हैं वो पाकिस्तान के मुकाबले में बेहतर पोजीशन पे है और पाकिस्तान का रुपया सबसे ज़्यादा वीक हो गया है। बल्कि अगर मैं श्रीलंका की बात करूं तो इस वक्त एक श्रीलंकन रुपी एज कम्पेयर टू डॉलर 320-322 रुपये पर ट्रेड हो रहा है और पाकिस्तान का इंटर बैंक में रुपी जो है वो इस वक्त 290 और 291 रुपये की सरह पर ट्रेड हो रहा है। ज़्यादा फर्क नहीं है। हमने देखा था कि ऑल टाइम हाई इंटर बैंक मार्केट में डॉलर 299 रुपये 50 पैसे भी गया था। मतलब श्रीलंकन रुपी पूरे साल में अगर मैं बात करूं तो 10% इंक्रीज़ हुआ है डॉलर के मुकाबले में। तो जिस तरीके की पॉलिसीज़ श्रीलंकन गवर्नमेंट बना रही है अपने रुपए को बेहतर करने के लिए, वही पॉलिसीज़ पाकिस्तान को भी बनानी चाहिए। बहरहाल इस वक्त पाकिस्तानी रुपी पर मुस्तकिल दबाव है और आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद दबाव रहेगा। ठीक, हमजा मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, जिस तरह हम लोगों ने अभी अब्दुल समीर खान का शॉर्ट प्ले किया, आपने उनको गुफ्तगू सुनी कि उनका क्या कहना था। पेट्रोलियम डीलर्स अभी भी नाखुश हैं, मुज़ाकरात हो चुके हैं वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक से। वज़ीर मुमलिकत ने पेट्रोलियम मार्जिन बढ़ाने की यकीन दहानी भी कराई, लेकिन नाखुशी की क्या वजह सामने आई है? देखें, कल बड़े तवील मुज़ाकरात हुए पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स के और ओगरा और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के दरमियान PSO हेड ऑफिस में, और ये तकरीबन 10 घंटे ये मीटिंग रही। और इस 10 घंटे की तवील मीटिंग के अंदर पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने उनका पूरा डाटा सामने रखा और ओगरा के चेयरमैन भी थे उसमें। तो उस मीटिंग के अंदर बहरहाल ये फैसला हुआ कि 1 रुपये 64 पैसे के हिसाब से फ़ी लीटर पर उनको मुनाफा दिया जाएगा और ये मरहलावार यानी 15 दिन के हिसाब से इसमें इजाफा किया जाएगा।
और जब पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल समी खान ने कल रात मीडिया से गुफ्तगू की तो उसमें उनके ये अल्फाज साफ साफ थे कि हम इस मुआहदे से मुतमईन नहीं है, सही क्योंकि उनकी डिमांड थी 5%। हुकूमत ने उनकी इस डिमांड को पूरा नहीं किया। बहरहाल प्रॉफिट मार्जिन में तो इजाफा हुआ और इसका बोझ एक आम आदमी पर पड़ेगा। आइंदा आने वाले दिनों में पेट्रोल की कीमत इनके मार्जिन की वजह से इंक्रीज हो सकती है, लेकिन उन्होंने कहा कि चूंकि हम नहीं चाहते कि हम पेट्रोल की स्ट्राइक करें, जो कि पहले उन्होंने कॉल दे रखी थी पेट्रोलियम डीलर्स ने, इसी वजह से हमने हुकूमत के साथ बिलाके मुआहदा कर दिया। हुकूमत का ये कहना है कि आपका मार्जिन पहले ही बहुत ज़्यादा है, हम इतना बड़ा इजाफा अगर कर देते हैं तो उसका बराह रास्त बोझ एक आम आदमी पर पड़ेगा। तो इसीलिए हुकूमत ने उनके मार्जिन की जो रेशो था उसको नेगलेक्ट किया और अपना मार्जिन सामने रखा और इस पर खैर बहरहाल डील हुई और ये एग्रीमेंट साइन हुआ कि इस पर मनवन अमल किया जाएगा, जिस पर चेयरमैन उगरा के दस्तखत थे, खुद पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल समी खान के दस्तखत थे। तो ओवरऑल बहरहाल ये मामला कल हल हो गया और अब ना कोई पेट्रोल की स्ट्राइक होगी, ना ही प्रॉफिट मार्जिन का आइंदा आने वाले दिनों में कोई मुतालबा होगा और जो डील हुई है उस पर हुकूमत अमल करेगी। और पेट्रोलियम डीलर्स इस प्रॉफिट मार्जिन को अगर हासिल करना चाहते हैं तो अपने वर्कर्स के तमाम हुकूक को अदा करें, ये पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने शर्त आयद की है। जी ठीक है, अगर पेट्रोलियम डीलर्स इन तमाम मुतालबात को मानना चाहते हैं और मार्जिन बढ़ाना चाहते हैं तो अपने तमाम एम्प्लॉयज़ के जितने भी मुतालबात हैं, जितनी भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको दूर किया जाएगा, तभी ये मार्जिन बढ़ेगा। ऐसा कहना है चेयरमैन पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का। और वज़ीर मुमलिकत की जानिब से भी यकीन दहानी कराई गई है कि आइंदा आने वाले दिनों में पेट्रोलियम डीलर्स को मार्जिन मिलेगा। ऑलरेडी वज़ीर मुमलिकत की जानिब से ये कहा गया कि मार्जिन उनका बहुत ज़्यादा हाई है, तो इस हिसाब से मरहला वार उनको मार्जिन देने की यकीन दहानी कराई गई है। नाज़रीन, बहुत सारे टॉपिक हैं जो प्रोग्राम में डिस्कस होंगे, लेकिन वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। नाजरीन, महंगाई के हवाले से गुफ्तगू जारी थी। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। महंगाई की वजह से जो है वो टैक्सेस की इतनी भरमार हो चुकी है, तामीराती इंडस्ट्री इस वक्त तबाही के दहाने पे आ चुकी है। महंगाई के इस आलम में सनतों का चलना मुहाल हो चुका है। तमाम सनतकार हुकूमत से मुतालबा करते हुए नज़र आते हैं कि महंगाई को कम किया जाए, टैक्सेस को कम किया जाए, ताकि सनती शोबा एक बार फिर से अपने तरक्की की जानिब गामजन हो सके। हनीफ गौहर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, चेयरमैन गौहर ग्रुप ऑफ कंपनीज। उनसे तामीराती शोबे से मुताल्लिक मैं बात करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम हनीफ साहब। जी वालेकुम सलाम। जी हनीफ साहब, आपसे सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि तामीराती शोबे को किन मुश्किलात का सामना है। टैक्सेस बढ़ चुके हैं और तमाम सनतकार ये मुतालबात करते हुए नज़र आते हैं कि जी महंगाई को कम किया जा सके ताकि सनती शोबे को थोड़ा बहुत फ़ायदा हो सके। किन मुश्किलात का सामना है आपको? जी देखिए, जिस तरह आपने फरमाया कि तमाम सनतकार ये बात करते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि जो हमारी तामीराती सनत है, इसको सनत का दर्जा काफ़ी अरसे पहले मिल चुका है। लेकिन बदकिस्मती से जो बाकी जो सनतें हैं, जो ख़ास तौर पर जो स्टील की सनत है, जो सीमेंट की सनत है, जिसमें सबसे ज़्यादा तामीराती शोबे में सबसे ज़्यादा ये दो जो सनतें हैं उनकी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, स्टील एंड सीमेंट। जी, आप ये देखें कि स्टील और सीमेंट सबसे ज्यादा जो महंगा हुआ है गुज़िश्ता कई अदवार में, कई दहाइयों में, तो आप सबसे ज्यादा स्टील और सीमेंट जो है तो महंगा हुआ है। और अभी भी खास तौर पर आप ये देखें कि पूरी दुनिया में भी जब स्टील और सीमेंट कम होता है, बदकिस्मती से हमारे पाकिस्तान में जो है तो वो कम नहीं होता। और पहले स्टील इस लेवल पे चला गया था और अभी 15,000 का इजाफा तो गुज़िश्ता दो दिनों के अंदर आपने महसूस किया होगा कि गुज़िश्ता 2 दिनों में मज़ीद 15,000 बढ़ाने की कोशिश की जा रही है स्टील मैन्युफैक्चरर की तरफ। बिल्कुल। आप ये देखें कि जिस तरह आपने महंगाई की बात की, हर इंसान परेशान है महंगाई के हवाले से। हर इंसान का, गरीब आदमी का बजट आउट हो चुका है और जो उसकी सैलरी है वो किसी सूरत भी अपना बजट नहीं बना सकता कि अपने महीने का किचन का सिर्फ वो बजट बना सके जो एक आम आदमी की सैलरी है। बाकी तो आप ये देखें कि घर लेना तो एक महाल हो चुका है, क्योंकि इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा हो चुकी है गुज़िश्ता 1.5 साल के अंदर कि कोई काबू नहीं हो रही। हर चीज महंगी, हर चीज महंगी। तो आप ये देखें कि जब हम आबाद के जो लोग हैं, बिल्डर डेवलपर हैं, जब चीजें सस्ती नहीं मिलेंगी तो हम लोगों को घर या दूसरी जो दुकानें हैं वो किस तरीके से सस्ती मुहैया कर सकते हैं। तो लिहाजा यकीनन आपकी बात बचा है कि इतनी महंगाई हमने पिछले 75 साल में नहीं देखी जितने गुज़िश्ता 1.5 साल के अंदर देखी है। अच्छा, ये बताइएगा कि तामीराती लागत इतनी बढ़ गई है, तो कितने प्रोजेक्ट्स हैं जो कराची में इस वक्त बंद हो चुके हैं? देखिए, जो हम काम कर रहे हैं, जो हमारे जितने लोग थे, मैं तो समझता हूँ कि मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने काम बंद कर दिए हैं।
कराची में सिर्फ कराची की बात दें तो कराची में 200 से लेकर 300 तक के प्रोजेक्ट्स बंद हो चुके हैं। अच्छा। इस महंगाई की वजह से लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते। और खास तौर पर जिन लोगों ने जिन रेटों के अंदर अपनी प्रोडक्ट सेल की हुई, अपार्टमेंट सेल किए में, तो वो किसी सूरत भी उनको उनको नहीं आता, कंट्रोल के अंदर नहीं आ रहा कि इतनी महंगाई के अंदर प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकें। तो खास तौर पर हनीफ इस महंगाई साहब के अंदर इतने इतने प्रोजेक्ट जो बंद हुए हैं, तो कितना नुकसान हो चुका है बिल्डर्स को और कितना नुकसान हो चुका है उन लोगों को जिन्होंने बुकिंग की है, कितना पैसा फंस गया है? देखिए, जो बिल्डर्स का सरमाया है वो तो बिलियंस के अंदर फंस चुका है, क्योंकि वो जमीनें सारे बिल्डर्स जो है तो अपनी जेबों से लेते हैं और अपने अपने साथ पार्टनर के होते हैं मुख्तलिफ जमीनों के अंदर। तो बाकी उन पार्टनरों को जवाब देना भी महाल हो चुका है, मुश्किल हो चुका है, और जो अपना तमाम सरमाया था वो भी जमीनों के अंदर फंस चुका है। तो तकरीबन तमाम बिल्डर्स परेशान बैठे हैं कि जब तक ये महंगाई का जिन अपनी खत्म नहीं होता वो बिल्डिंगें नहीं कंप्लीट कर सकती। जब 200 से 300 बिल्डिंगें रुकेंगी तो आपके इल्म के अंदर है कि एक एक जमीन आजकल करोड़ों अरबों रुपए की आती है। वो वाला दौर तो खत्म हो गया कि चंद हजारों में या चंद करोड़ों में जमीनें आया करती थी। अब अरबों रुपए की जमीन आती है, तो उसमें आप यही समझे कम से कम भी 1 अरब रुपए लगाएं तो 200 से 300 अरब रुपया बिल्डर्स का जो तो फंस चुका है जमीन की बद में, जो कि मुंजमद होकर रह गए हैं तमाम के तमाम प्रोजेक्ट्स। और जिन्होंने बुकिंग कराई थी एक अंदाजे के मुताबिक उनके कितने पैसे फंस गए हैं? आप ये देखें कि जिनकी बुकिंग कराई थी लोगों ने, यकीनन उस लोगों ने अगर किसी ने 20% 30% पैसे दिए हुए थे तो उसी रेशो से आप ये लगाएं तो बिलियंस के अंदर आम अवाम है वो हमारे बिल्डर्स के साथ पूरा फंसी है कि जब तक वो प्रोजेक्ट कामयाब नहीं होता या चलेगा नहीं तो उनको वो डिलीवरी नहीं मिल सकती। और यकीनन कई बिल्डर्स के लिए मुश्किल और महाल हुआ है, इन रेटों के अंदर वो अपने प्रोजेक्ट्स को तामीर नहीं कर सकते, मुकम्मल नहीं कर सकते। अच्छा हनीफ साहब, IMF का ये मुतालबा है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पर मजीद टैक्सेस लगाए जाएं। हुकूमत ज़राअत के शोबे को रिलीफ देती है लेकिन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ऊपर मजीद टैक्सेस लगाती है, मजीद टैक्सेस लगाए भी गए हैं। अगर मजीद टैक्सेस मुस्तकबिल में लग जाते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पर, जो कि वैल्यू एडेड इंडस्ट्री है, तो आपको क्या लगता है कि इसका कराची के अंदर तो ये सनत मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगी? आपकी बिल्कुल बात बिल्कुल आपकी वजह है, क्योंकि आफ्टर एग्रीकल्चर अगर देखा जाए तो जो हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो सबसे ज्यादा जॉब प्रोवाइड करती है नॉन स्किल्ड लेबर को। आप ये देखें कि अगर आप एग्रीकल्चर के लिए सपोर्ट की बात करते हैं तो आप उसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की सपोर्ट करनी चाहिए। आपको कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बेहतरीन पॉलिसियां बनानी चाहिए ताकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री अगर चलेगी इससे जो वाबस्ता भाता रिलायड इंडस्ट्री है वो भी चलती रहेगी कंटिन्यू। और ये जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है जो दिन ब दिन कराची में आप देख रहे हैं, उसी वजह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होती जा रही है। लोगों के पास रोजगार नहीं, हम सारे लोग हैं कि हम लोगों को अपॉइंटमेंट देने के बजाय लोगों को निकाल रहे हैं दिन ब दिन, और बहुत सारे लोग कराची छोड़कर जा रहे हैं, मुल्क छोड़ के जा रहे हैं कि यहाँ पर एक तो गैर सियासी इस्तेकाम है, वजह से भी लोग परेशान। और तो इस हवाले से आबाद ने क्या राब्ता किया है वफाकी हुकूमत से? आबाद का अपना एक प्रपोजल लेकर गया है, आप तमाम बिल्डर्स का एक फोरम है, क्या उस हवाले से आप लोगों ने किसी से राब्ता करके कहा है कि आप टैक्सेस मजीद ना लगाएं क्योंकि वैल्यू एडेड इंडस्ट्री है ये, अगर इसके ऊपर टैक्सेस लगा देते हैं, इसका बट्टा बैठ जाता है तो कहीं सनतें मुतासर हो जाएंगी? इस हवाले से क्या प्लानिंग कर रहे हैं आप लोग? आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि आबाद बजट से पहले जाके साहबदार साहब से मिली है, कोई 1.5 घंटे की मीटिंग हुई है आबाद के तमाम नुमाइंदों की, और उन्होंने ये यकीन दहानी कराई थी कि हम जो जो बातें आप कर रहे हैं आप लोग बिल्कुल ठीक कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला आप इंडस्ट्री को रिलीफ देंगे और ये जो मजीद टैक्सेस है इस किस्म की चीजें नहीं होंगी। लेकिन बिल्कुल जब बजट आया तो उसके बरक्स सारी बातें हुई हैं, जितने हिसाबदार साहब ने वादे की। जी हेलो जी हनीफ साहब, ये भी बताइएगा कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने जा रहा है, अगर इंटरेस्ट रेट मजीद बढ़ जाता है तो क्या ये सनतें कैसे चलेंगी? और फिर आपकी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो आप लोग तो लोन लेकर कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो ये तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। जी, मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो दुनिया में सबसे ज्यादा महंगा रेट है इंटरेस्ट रेट वो पाकिस्तान में हो चुका है। आप ये देखें कि 22% कोई भी दुनिया का कारोबार है कि 22% इंटरेस्ट लेकर और वो जो तो कोई कारोबार नहीं कर सकता। जब वो कारोबार नहीं कर सकता तो एक आदमी जो एक आम आदमी है, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, 30 से 40 हजार रुपए सैलरी लेने वाले लोग,
वो उस रेटों के ऊपर जाकर अपने घर के लिए लोन कैसे ले सकते हैं, कैसे अफोर्ड कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये रिव्यू करने की जरूरत है। और जैसे पिछली गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी दी थी एक आम आदमी के लिए 5 से 7% की, उसमें लोगों को रिलीफ देना चाहिए और तकरीबन जो तो सिंगल डिजिट के अंदर इंटरेस्ट रेट होना चाहिए, खासतौर पर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए, जो एक आम आदमी अपना घर ले सके। और इस रेटों पे कोई भी बिजनेस नहीं हो सकता जो रेट इस वक्त इंटरेस्ट के हैं। बिल्कुल ठीक। हनीफ साहब, आपसे शॉर्टली मैं ये जानना चाहूँगी कि जो पाकिस्तान के करंट सिचुएशन है, करंट हालात हैं, उस पे आपने जिस तरह बताया कि ऑलरेडी तामीराती शोबा बिल्कुल मुंजमद होकर रह चुका है। आप क्या समझते हैं, क्या आपके एक्सपेक्टेशंस हैं हुकूमत से? आने वाली हुकूमत आपके मुतालबात पूरे करेगी या फिर इंटरेस्ट रेट में कमी लाएगी ताकि तामीराती शोबा एक बार फिर से तरक्की की जानिब दोबारा गामजन हो सके? देखिए, आपकी जो बात वजह है कि जब तक सियासी इस्तेकाम मुल्क में नहीं आएगा, तो मैं समझता हूं जो इंटरनेशनल जो मुल्क से बाहर लोग बैठे हुए वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स भी पाकिस्तान में नहीं कर रहे इस वक्त। जब तक वो लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स नहीं करेंगे और यहाँ से जो है तो बाइंग नहीं करेंगे, तो यकीनन कि हम जितनी मर्जी ये बिल्डिंगें बनाने की कोशिश कर लें, हम बेचेंगे किसे? यहाँ के लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, बाहर लोग रहने वाले जो तो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, तो यकीनन ये तमाम की तमाम परेशानियों के साथ सारे कारोबार में बंद ही होना है, जिस तरह बंद होते जा रहे हैं। आइंदा मैं समझता हूं कि जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, मुल्क के अंदर एक जमहूरी निजाम नहीं आएगा, उस वक्त तक पूरी दुनिया से लोगों ने पैसा भेजना जैसे बंद किया हुआ है, आइंदा भी बंद करके रखेंगे, तो मैं नहीं समझता कि यहाँ पर कुछ कारोबार हो सके। अभी जिन जिन लोगों के पास पैसा था, आप ये देखें कि सारी लाइनें दोबारा लग गई हैं, सब दुबई की तरफ मुंतकिल हो चुके हैं और सब मूव हो गए हैं और सारे के सारे लोग दुबई काम कर रहे हैं। कोई मलेशिया काम कर रहा है, कोई टर्की काम कर रहा है, कोई इंग्लैंड चला गया। मतलब जिसकी जहां जहां रसाई है वो इंसान अपनी दौलत देके वहां जा रहा है। तो ये खास तौर पर तवज्जो देने की जरूरत है हुकूमत को और इक्तदार में बैठे हुए लोगों को, इस्टेब्लिशमेंट को, सबको मिलजोल कर सोचना चाहिए कि इस मुल्क की भलाई किसमें है। हमें सिर्फ और सिर्फ मुल्क की भलाई सोचनी चाहिए, पाकिस्तान की भलाई सोचनी चाहिए, क्योंकि हम सबसे पहले मुसलमान हैं और उसके बाद पाकिस्तानी हैं। अच्छा, तो हमें हनीफ साहब माजी में आबाद ने फोरम पर आकर अपनी एक शिकायत का इजाला भी किया था कि हमारे जो प्लॉट्स हैं, ओपन प्लॉट्स हैं, उन पर इंक्रोचमेंट हो जाती है। उस इंक्रोचमेंट को लेकर अब इस वक्त आपका क्या मौक़िफ़ है? क्या वो सिलसिला ख़त्म हो गया है या इन हालात में भी आपकी ज़मीनों पर कब्ज़ों का सिलसिला जारी है और जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाले इदारे हैं वो खामोश बैठे हुए हैं? जी बिल्कुल, आपने पहले भी इस पर एक्शन लिया, मुझ समेत कई लोगों की जमीनों के ऊपर कब्जे हुए और जो यहाँ पर जो सिस्टम के जो लोग हैं वो आके कब्जा करके बैठ जाते हैं। ये सिस्टम क्या है? क्योंकि इदारे सब ये सिस्टम जो आपके जो सिस्टम के नाम, उसको नाम सिस्टम का दिया गया है, और जो यहाँ पर गुंडा नासिर हैं और तोड़ फोड़ करते हैं, जमीनों पे कब्जे कर लेते हैं और अपने लोगों को बिठाते हैं। उसके बाद जो बिल्डर है मारे मारे फिर रहे होते हैं कोर्टों के अंदर और इदारों के अंदर। किसी इदारे में किसी की बात नहीं सुनी जाती है, क्योंकि ना कोई डीसी सुनता है, ना मुख्तार कार सुनता है, ना कोई डीआईजी और आईजी सुनता है। एक अंदाजे के मुताबिक कितने जमीनों पर कब्जे हो चुके हैं और कितनों को छुड़वा दिया गया है कोर्ट के जरिए? आप ये देखें कि तकरीबन जो है तो तमाम बिल्डर्स जितने भी यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं खास तौर पर, उन सब की जमीनों पे कोई भी ऐसा नहीं बचा होगा कि जिसकी जमीन पर कब्जा ना हुआ हो या जिसके साथ कोई ना कोई ऐसी परेशानी ना हो कि जो कि इदारों के चक्कर काट रहा हो। कोई डीजी रेंजर्स के पास जाके फरियादें कर रहा है, कोई आईजी के पास फरियादें कर रहा है, कोई कमिश्नर के पास फरियादें कर रहा है, कोई डिप्टी कमिश्नर के पास फरियादें कर रहा है। लेकिन जब किसी भी कोई फरियाद नहीं सुनी जाती तो आखिर में कोर्ट ऑफ लॉ का एक रास्ता रहता है और वो जाकर अपनी फरियाद कोर्ट में लेके जाता है और उसके बाद उसके धक्के कोर्ट में शुरू हो जाते हैं और कोर्ट के समन और कोर्ट की तारीखें शुरू हो जाती हैं और आखिर कोर्ट में भी हर तकरीबन जमीन के ऊपर नाजिर मुकर्रर हो गया है और नाजिर वहां पर आ रहा है और अपनी रिपोर्टें दे रहा है कि जनाब ये तो इतने अरसे से इनकी जमीनें हैं और ये बिल्कुल सारी चीजें ठीक हैं। लेकिन इस सिस्टम के नाम से और जो ये लोग आ रहे हैं जमीनों पे कब्जा करने के लिए, उनसे अभी तमाम बिल्डर बरादरी तंग आ चुकी है और उस तंग आने की वजह से भी बहुत सारे लोगों ने अपना कारोबार बंद कर दिया है। अच्छा हनीफ साहब, इन हालात को लेकर बहुत सारे बिल्डर्स आवाम को तंग भी कर रहे हैं, अपने जो बुकिंग कर रहे हैं उन लोगों को परेशान भी कर रहे हैं, नाजायज़ फ़ायदा भी उठा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से लोग पैसा जमा करते हैं, फ्लैट बुक करते हैं और इन हालात को ढाल बनाकर कुछ बिल्डर्स जो हैं वो पोजीशन नहीं दे रहे, तो उनके लिए आबाद क्या कर रहा है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि चाहे वो बिल्डर की तरफ से कोई खराबी हो तो मैं उसे कंडेम करता हूँ। बिल्कुल, बिल्डर को किसी को भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिस तरह आप इशारा कर रहे हैं। गलती जिस साइड से भी हो,
चाहे वो हुकूमत की तरफ से हो, चाहे वो बिल्डर की तरफ से हो। आम आदमी को सफर नहीं करना चाहिए। आम आदमी, मैं आपकी बात के साथ बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि एक आम आदमी ने बड़ी मुश्किल से अपने लिए पैसा इकट्ठा किया हुआ होता है और उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स की भी होती है। जी। तो मैं समझता ये हूँ कि हमने एक फोरम बनाया हुआ है आबाद के अंदर, अपनी एसोसिएशन के अंदर। इस किस्म की किसी की भी कोई शिकायत अगर बिल्डर से रिलेटेड है, वो जरूर आबाद में लेकर आए, इंशाल्लाह उसको इस शिकायत के ऊपर अजाला होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हनीफ गौहर साहब, चेयरमैन गौहर ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं। तामीराती शोबे से मुताल्लिक गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। नाज़रीन, हनीफ गौहर साहब ने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कि हुकूमत की जानिब से महंगाई इतनी बढ़ा दी गई है, चाहे वो सरिया हो, सीमेंट हो, पेट्रोल हो, सब कुछ इतना ज़्यादा महंगा हो चुका है कि तामीराती शोबा बहुत बुरी तरह मुतासर हुआ है इससे। और इनकी जानिब से मुतालबात किए गए हैं हुकूमत से, हनीफ गौहर साहब की जानिब से, कि महंगाई को कम किया जा सके ताकि तामीराती शोबा एक बार फिर से फ़ाल हो सके। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन। महंगाई के हवाले से गुफ्तगू जारी थी। महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि हर एक शोबा ही बहुत ज़्यादा मुतासर हो चुका है, ख्वाह वो गरीब आवाम हो या फिर वो कोई सनती शोबा हो या फिर तरक्याती शोबा हो, हर एक शोबा बहुत ज़्यादा मुतासर हो चुका है। दो वक्त का खाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। अगर अशिया खुरनोश के हवाले से बात करें तो आटा, दाल, चावल, तेल, घी, चीनी, मुर्गी, हर एक चीज़ की कीमत बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है। सरकारी आदादोशुमार कुछ और हैं और सट्टा माफिया के आदादोशुमार कुछ और हैं। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं अब्दुर्रऊफ इब्राहिम साहब, चेयरमैन हैं कराची होलसेलर्स एंड ग्रोसर्स एसोसिएशन। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का अब्दुर्रऊफ साहब। आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि सरकारी आदादोशुमार कुछ और हैं और सट्टा माफिया के आदादोशुमार कुछ और हैं, गरीब आवाम के लिए महंगाई इतनी ज़्यादा दिन ब दिन बढ़ती क्यों जा रही है? देखें, आप देखेंगे $265-70 का रेट था, आज $290 US। 80% हम इंपोर्ट बेस्ड कंट्री हैं, जिसपे ऑयल भी है, दालें भी हैं, लेकिन वो माल तो अभी 2 महीने बाद आएगा। इससे पहले तो ये महंगाई जो आर्टिफिशियल हो रही है, चीनी में आप देख लें, गंदम में आप देखें, दालों में तो कमी वाक़ई हो रही है, चावल में भी कमी वाक़ई हो रही है। लेकिन आप इनको देख लें कि जो बेसिक आइटम चीनी हो गई और आटा, ये बेसिक आइटम जिसको 2 वक्त की रोटी के लिए इंसान चाहिए, गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। अब आप देखें कि गंदम का रेट आज 128 रुपए किलो है गंदम का। इसका आटा जो बनाना चाहेंगे हम, तो ये 135 रुपए में आटे की कॉस्ट आती है, तो ये 145 में क्यों बिक रहा है और फाइन आटा 149 में क्यों बिक रहा है? इसका सवाल किया है भी कि भाई ये इस तरह के मार्जिन किस तरह है, इतना प्रॉफिट कभी होता है? चीनी में भी आप ले लें, चीनी जो अभी जो लोग 80 रुपए में 1 किलो लेते थे, आज 160 में रिटेल में बिकते, तकरीबन आधा किलो खरीद पा रहे हैं लोग। अब आप देखें उसको चीनी की कॉस्टिंग क्या आती है? चीनी की कॉस्टिंग मैक्सिमम हम साइड लगते हैं तो 85 रुपीस में पड़ती है। लेकिन अब्दुर्रऊफ साहब, हुकूमत की जानिब से तो इतना जल्दी अब्दुर्रऊफ साहब हुकूमत की जानिब से तो इतना जल्दी आवाम को नोटिफाई नहीं किया जाता ये तमाम अशिया खुरनोश के दाम बढ़ने के लिए। जितना जल्दी यूटिलिटी स्टोर्स पर या फिर जितना जल्दी मार्केट में, लोकल मार्केट में अशिया खुरनोश के दाम बढ़ते हैं, तो ये सारा गेम तो सट्टा माफिया की जानिब से चला जा रहा है। देखिए, आप बात को समझने की कोशिश करें। देखिए, इसमें सट्टा माफिया की तादाद कितनी होगी आप समझती हैं कि ये पंजाब में सबसे बड़ा सट्टा खेला जाता है, जिसको रोकने के लिए कोई मैकेनिज्म बनाए। अगर हुकूमत, फेडरल गवर्नमेंट चाहे तो आज एक्शन उठा सकती है आज, और इनको रोक सकती है। इनके पास सब डेटा मौजूद होता है, हर जगह डेटा मौजूद है। और दूसरा, शुगर मिल मालकान, वो भी चंद अफराद हैं, वो भी ज्यादा नहीं है, लेकिन इस पे होल्डिंग का सिस्टम इतना खतरनाक हो चुका है कि ये डिलीवरी ऑर्डर पे ना तो एनटीएन नंबर लिखने को तैयार हैं, ना सेल टैक्स नंबर लिखने को तैयार हैं, और ना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखने को तैयार है। हजारों डीओ बेनामी घूमते रहते हैं, जिससे ये मसनूई बहरान पैदा किया जा रहा है। मैं हुकूमत पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अपील करता हूँ, अगर आपके टीवी की तवज्जो से बात जाती है तो 85 में चीनी बिकनी चाहिए, 85 रुपए की कॉस्टिंग नफे के साथ। आटे में देख लें आप, गंदम अगर 128 रुपए है तो 136 में आटा बिकना चाहिए। क्या वजूहत हैं ऐसी कि इन पे लगाम क्यों नहीं डाली जाती? अब सवाल बड़ा ये रहा
कि हम इन गरीबों के लिए क्या सोचें। जो यूटिलिटी की बात करती हैं आप, मैंने बहुत अच्छा सवाल है आपका। यूटिलिटी स्टोर को 30 अरब रुपए की सब्सिडी दी जाती है, ठीक, जो 502 स्टोर हैं पूरे पाकिस्तान में, और वो भी पोर्श इलाकों में और मिडिल इलाकों में। और जो गरीब इलाके हैं वहां तो चीनी भी दस्तियाब नहीं है, आटा भी दस्तियाब नहीं है। और वो 30 अरब, यानी आप समझ लें कि किसी और काम में ले लें, हम गरीबों के रिलीफ पे ले लें, कोई राशनिंग कार्ड सिस्टम बना लें। ये जो यूटिलिटी स्टोर है सफेद आती है, जिसमें साबुन भी रखा जाता है, शैम्पू भी रखा जाता है। ये तो सब्सिडीज आइटम के लिए बनाया गया था यूटिलिटी स्टोर, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। 25% अगर किसी के रेट बढ़ जाते हैं तो वो आइटम गायब कर दिया जाता है स्टोरों से, यूटिलिटी स्टोर से। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जितनी भी रोजमर्रा कीमतें बढ़ रही हैं अशिया खुरनोश की, वो तमाम हुकूमती बुनियादों पे बढ़ाई जा रही हैं, आप ये कह रहे हैं? हुकूमती बुनियाद पे नहीं होती। आप देखें यूटिलिटी स्टोर की जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो वो देखें गवर्नमेंट सब्सिडी इदारा बनाया गया है, जिसमें 502 स्टोर रजिस्टर हैं। उन पे जब वो सब्सिडी देने को तैयार हैं कि आप इतने में चीनी बेचें 122 रुपए में, 117 में, तो क्यों नायाब है नहीं मिलती स्टोर पे, वो लेने जाता है तो उसको आटा इस रेट पे नहीं मिलता 120 रुपए में। वजह तो बताए ना, तो फिर सब्सिडी जाती कहाँ है, ये सवाल किया जाए ना। नहीं तो वजह जानने के लिए तो आपको बुलाया है अब्दुर्रऊफ साहब, वजह जानने के लिए तो आपको बुलाया है। आप हमसे मुतालबा कर रहे हैं कि आप वजह जाने, तो हम तो आपसे वजह जानेंगे ना कि ये सब क्यों हो रहा है। आप चेयरमैन हैं कराची ग्रोसर्स होलसेलर्स के। जी, सवाल मुकम्मल हो जाए। आप चेयरमैन है ना भाई, आपके इख्तियारात में है, पूरी बड़े बड़े जोड़िया बाजार कराची में आपके इख्तियारात में है। वहां पर अगर चीनी महंगी हो रही है होलसेल में, अगर वहां पर चावल महंगा हो रहा है, इवन ये कि सस्ता है चावल, वहां पर अगर गंदम महंगा हो रहा है तो क्यों हो रहा है? ये तो सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं ना। देखें, आप बताएं हमारे डोमेन में क्या आएगा? कोई हम गवर्नमेंट रेट तो है नहीं। कराची होलसेल ग्रोसरी एसोसिएशन एक निशान बता सकती है, गवर्नमेंट लेवल में ये आवाज उठा सकती है कि ये आप देखें कि अगर हम 128 में गंदम लेते हैं तो 136 में आटा बिकना चाहिए। ये 149 में क्यों बिक रहा है? ये फाइन आटा इतने में क्यों बिक रहा है? चक्की का आटा क्यों बिक रहा है? इस पे तो हम खुद परेशान हैं। मतलब आपके अंडर जितनी भी मार्केट्स हैं, आपके अंडर जितने भी बाजार हैं, जोड़िया बाजार या बड़े बड़े होलसेल मार्केट जो आपके अंडर हैं इस वक्त, वहां पर चीनी मुहैया है कम कीमत पर, वहां पर आटा मुहैया है कम कीमत पर, ऐसा ही है? आप कराची के दूसरे इलाकों की बात कर रहे हैं या जी? मेरी बात सुने आप, चीनी 135 रुपए किलो है जी, रिटेल पे जाए 160 रुपए। आप आटा ले लें 145 रुपए 2.5 नंबर का, वो आप जाएं तो 160 रुपए में रिटेल में बिक रहा है। वो तो एक अलग चीज है कि इनको कोई चेक मतलब होलसेल मार्केट में ये सब चीजें महंगी हैं। जो बेसिक अगर आप ये देख रहे हैं कि गंदम जो जखीरा है सिंध में, उन पे छापे क्यों नहीं मारे जा रहे? क्या मैं जाऊं वहां छापे मारने? अब्दुर्रऊफ साहब, वो तो एक अलग टॉपिक है ना, वो तो एक अलग मामला है। आपकी बात बिल्कुल बजाय, मैं आपकी इस बात को एक्सेप्ट करता हूं कि जखीरा अंदोजी की जा रही है, ये बात बिल्कुल आपकी दुरुस्त है। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि आपके जो बाजार है, आपकी जो मार्केट है, जो ग्रोसर्स होलसेलर्स है, बहुत बड़ा एक इसका रकबा है कराची में, वहां पर जो महंगाई हो रही है, वहां पर जो चीजें महंगी बिक रही हैं होलसेल मार्केट में, वो क्यों महंगी बिक रही हैं? क्या वहां पर कीमतों को कंट्रोल नहीं किया जा सकता? क्या वहां पर आप कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं बना सकते कि एक आदमी जो है वो उसको रिलीफ मिल सके? देखिए, आप मेरी बात सुन लेंगे, मैं बता देता हूँ आपको जी। कराची होलसेल एसोसिएशन एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, जिसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब होता है। आपको मैं खुला चैलेंज देता हूँ, हर इदारे को चैलेंज, आपको भी चैलेंज, कि आप चलें होलसेल मार्केट में विजिट करें कि ये अगर 1 रुपए किलो पे काम करते हैं और अपनी दुकानें लेके बैठे हैं और 1 रुपए किलो से ज्यादा नफा कमाते हैं, मैं जुर्मदार हूं उसका। मैं आपके साथ कैमरा लेकर जोड़िया बाजार पहुंच जाऊं, आप और मैं, हम लोग पे मुआयना कर लें? अभी चलें, अभी मुआयना हुआ। और दूसरी बात मैं आपसे ये कहूं, तो यानी सरकारी कीमत पर तो नहीं बेच रहे ना, अपने मन माने रेट पर बेच रहे ना अब्दुर्रऊफ साहब, इस बात को तो माने ना आप। देखें, अगर आप उसको जब आप क्लियर करेंगे, देखेंगे, जब भी पता चलेगा ना, प्रैक्टिकली देखेंगे।
और दूसरी मैं चीनी में बात बताऊं, होलसेल पे चीनी किस भाव बिकती है मैं बताता हूँ आपको, बताएं। 134 रुपए में आती है एक्स मिल, और यहाँ 133.5 में मिलती है, यहाँ 135 में बिकती है किराया लगाने के बाद। कहाँ से आती है ये, कौन देता है? आपने कहा ना सर चीनी आती है, क्या एक्स मिल रेट में जो आप लोग जब लेते हैं चीनी तो आप लोग बाइकआउट कर देना, मत ले आप चीनी, क्यों बेचते हैं आप लोग? नहीं, अगर बताएं बाइकाट हम कर देंगे जी, तो फिर तो उनको आप शेयर दे रहे हैं कि और महंगी करें। नहीं, अगर आप बाइकआउट कर देंगे और एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है तो यकीनन चीनी की प्राइसेस हो गई या दीगर चीजों की जो प्राइसेस हैं वो नीचे आएंगी, आ रही हैं। आप देखें, अभी आप देख लें, चावल रेट नीचे, दालें रेट नीचे, तेल घी में रेट नीचे। आप किस तरह आप बोल रहे हैं? हाँ, 2 आइटम ऐसे इन लोगों ने, जो सट्टा माफिया और जो ये स्टॉक वाले, उनको रोका जाए तो सारा काम सीधा हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब, चेयरमैन है कराची होलसेलर्स एंड ग्रोसर्स एसोसिएशन। और अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब का भी ये कहना था कि हुकूमत की जानिब से इक़दाम करने चाहिए महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन नाज़रीन, एक बहुत ही आम सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत के आदाद शुमार दिए हुए कुछ और हैं, और इसके अलावा सट्टा माफिया जो है वो रोज़मर्रा की अशिया को दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। हर एक चीज़ में रोज़मर्रा की अशिया में दिन ब दिन इजाफा कर रहे हैं सट्टा माफिया। हुकूमत की जानिब से कोई खातिर ख्वाह इकदाम नहीं किए जा रहे। हुकूमत की जानिब से ना मार्केट्स को विजिट किया जाता है, ना प्राइस लिस्ट को चेक किया जाता है, जिसकी वजह से दिन ब दिन अशिया ख़ुरनोश महंगी होती जा रही हैं। तो मुतालबा यहाँ पे ये है आम आवाम का भी, और इसके अलावा तमाम लोगों का मुतालबा ये है हुकूमत की जानिब से ऐसे रेट कायम करने चाहिए, ऐसे इकदाम करने चाहिए जिसकी वजह से महंगाई कंट्रोल में आ सके। नाज़रीन, इसी के साथ ही मुझे और हमजा गिलानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।